प्रेम से नफरत क्यों? भाग 3। इसी के साथ आवाज आनी बंद हो गई। सोहन हैरत और अचंभित होकर वहीं खड़ा रहा। अब उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे और उन सवालों के कोई भी जवाब उसके पास नहीं थे। मायूस होकर सोहन शादी के फंक्शन में लौट आया। धीरे धीरे ये विवाह संपन्न हुआ और काजल की विदाई भी हो गई। उसके दूसरे दिन घर में सभी लोग एक साथ मौजूद थे। सोहन के चाचा ने कहा, भाई ये तो अच्छी बात है। अगर आप लोग कह रहे हैं तो हमें यह रिश्ता मंजूर है। एक बार अशोक गुप्ता की लड़की को देख लें और उसे पसंद कर लें तो सारी बातें एक साथ हो जाएगी। क्यों सोहन, तुम्हारा क्या कहना है? मगर सोहन गुमसुम और खामोश बैठा था। यह देख सोहन के फूफा ने कहा, क्या बात है सोहन, तुम किस दुविधा में हो? आखिर तुमने ही इस रिश्ते को मंजूरी दी थी। सोहन ने कहा, ओ नहीं फूफा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ सोच रहा था। सोहन की बात गौतम ने उसकी तरफ देखा और उसे समझ गया आखिर सोहन किस बात को लेकर इतना परेशान है। तभी सोहन की बुआ बोल पड़ी, अजी लड़के के सामने ही उसकी शादी के विषय में चर्चा हो रही हो तो ऐसे ही हर लड़का बड़ों के बीच ऐसे ही शर्माता है। क्यों सोहन? बुआ की बात पर सभी लोग हंस पड़े। उसके बाद एक फैसला को लेकर सभी लोग गरिमा को देखने के लिए और शादी के विषय में बात करने के लिए तैयार हुए। इस वक्त अशोक गुप्ता के घर पर उनकी पत्नी अकेली थी। अशोक गुप्ता जी किसी काम से बाहर गए हुए थे और गरिमा भी घर नहीं थी और उसका बेटा आशीष भी कहीं और था और घर के सदस्य किसी न किसी काम में बिजी थे। जब अशोक गुप्ता की पत्नी ऊपर वाले एक रूम में आईने के सामने मेकअप में लगी हुई थी, उसी समय उन्हें एक पायल की आवाज़ सुनाई दी और साथ में अजीब सी आहट आने लगी। यह सुनकर वो सब छोड़कर कमरे से बाहर आई। तभी उन्हें एक परछाई नजर आई। वह हल्का सा घबराई और देखते ही देखते एक औरत का शक्ल लाल जोड़े की साड़ी में उनके सामने खड़ी नजर आई। बिखरे हुए बाल, हाथों में लगी हुई मेहंदी, माथे पर एक सुंदर सी बिंदिया और उसे एकटक देखने वाली उसकी नीली आंखें। इस औरत को देख अशोक गुप्ता की पत्नी की होश उड़ गए। पैरों तले जमीन हट गई। उसका मुंह खुल ही रहा गया। एक दहशत और खौफ उस चेहरे को देखने के बाद उसके दिमाग में हावी हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, तुम जिंदा हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुम तो मर गई थी। उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और उससे बोली, क्यों हेमलता, मुझे देखकर तुझे अपना गुनाह याद आ रहे हैं या नहीं? बहुत ही कृत्य और घिनौना कार्य किया है तुमने।
मेरे साथ, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, चीखते हुए अशोक गुप्ता की पत्नी हेमलता सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे भागते हुए देखा, वो नीली आंखें वाली लड़की वहां से गायब हो गई और एक धुआं बनकर उसके सामने प्रकट हुई। अब तो हेमलता की जान हलक में अटक ही गया। उसकी आंख तेज चलने लगी। उसने भय और दहशत से उससे कहा, जानवी बेटी, तुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। मौत को सामने देख तुझे वो रिश्ते याद आ गए जिसे तुमने अपने पैरों तले कुचल दिया था। मुझे जाने से मार कर मेरे आशीष को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन आज तू जिंदा नहीं बचोगी। इसी के साथ उस लड़की का चेहरा भयानक होता चला गया। नीली सुंदर आंखें खतरनाक हो गई, दांत नुकीले नजर आने लगे, बालों की जुल्फें चेहरे पर उड़ने लगी। ये देख हेमलता के हृदय को एक झटका पड़ा और वह गश्त खाकर सीढ़ियों पर गिर पड़ी और लुढ़कते हुए नीचे आने लगी। इस समय गरिमा घर पर आई और जब उसने अपनी माँ की जख्मी और चोटिल हालत देखा तो वो चीखकर उसकी तरफ दौड़ी। मम्मी, ये सब कैसे हुआ? मम्मी! अपनी माँ को इस हालत में देख गरिमा बेतहाशा घबराई गई और रोने लगी। हेमलता की हालत बहुत ही नाजुक थी। सर पर एक गहरी चोट लगी थी, जगह जगह फर्श पर खून फैला हुआ था और साथ में शरीर पर कई जगह चोट और खरोच के निशान थे और उसी निगाहें सीढ़ियों पर लगी हुई थी। उसके बाद वो बेहोश हो गई। सोहन घर पर बैठा हुआ एक बुक पढ़ रहा था। उधर उसका दोस्त गौतम फोन पर बात करने में बिजी था। उसी समय कार्तिक घबराहट में घर पर आया। आते ही वह सोहन से बोला, सोहन, अब तुम लोग अशोक चाचा के घर ये रिश्ता लेकर नहीं जा सकते। क्या हुआ कार्तिक, तुम इतना परेशान क्यों हो और साथ में घबराए भी लग रहे हो? सोहन ने उस सवाल किया। एक अनर्थ हो गया। सोहन, गरिमा की माँ सीढ़ियों से गिर गई और उनके सर पर एक गहरी चोट लगी है। वह इसी वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कार्तिक एक ही सांस में सब कुछ बताता चला गया जिसे मैं पढ़ गया। उसके बाद उसने सोहन से कहा, ये सब कैसे हुआ कार्तिक? पता नहीं सोहन, ये सब कैसे हुआ? अभी अधिराज से मिलने के बाद मुझे यह खबर मिली है। कार्तिक ने सोहन से कहा। अब इस मुश्किल भंवर में एक और मुसीबत ने दस्तक दी। अभी तक सोहन उस नीली आंखों वाली एक रूहानी आत्मा लड़की के विषय में सोच सोचकर परेशान हो रहा था, जिसके संबंध शायद अशोक गुप्ता फैमिली से ही है और अशोक गुप्ता की लड़की से उसके विवाह के रिश्ते को लेकर वो गहरी दुविधा में थी। अब इस नए संकट का सूत्रधार कहीं वो नीली आंखें तो नहीं। अब उसका पता हॉस्पिटल जाकर ही मालूम होगा। उसके बाद सभी गरिमा की माँ को देखने अस्पताल पहुँचते
जहाँ पर गरिमा के साथ उनके बड़े भाई आशीष और घर के परिजनों भी मौजूद थे। सभी के चेहरे पर दुख और चिंता दिख रही थी। सबसे ज़्यादा गम में गरिमा थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसी समय सोहन के साथ सभी लोग उनके पास आए। देख, गरिमा की माँ हेमलता काफ़ी सीरियस थी। सर पर एक गहरी चोट थी। ये सब कैसे हुआ गरिमा? सोहन ने गरिमा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। गरिमा ने सोहन की तरफ देखा और भर्राई हुए आवाज में बोली, सोहन, जब मैं घर पहुंची तो माँ सीढ़ियों के नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। उन्हें काफ़ी चोट आई हुई थी। ये देख मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। समझ में नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। कहते हुए गरिमा रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोबारा बोली, हाँ, कुछ दिनों पहले मम्मी कह रही थी घर में अजीब सी आहट घर में होती रहती थी। ऐसा लगता था कोई उस घर में कोई मौजूद है। अब ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। गरिमा की इस बात पर सोहन का जेहन कौंध उठा। उससे नीली आंखों वाली लड़की की कई बातें याद आने लगी, मगर फिर भी उसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था। इसी बीच सोहन ने ये नोटिस किया कि गरिमा तो अपनी माँ की इस हालत पर काफ़ी रो रही थी, मगर उसके बड़े भाई आशीष के चेहरे पर कोई रंजित नहीं था और ना ही किसी प्रकार का कोई दुख। ये देख सोहन को आश्चर्य हुआ। आखिर ऐसा हालत में एक माँ के लिए बेटे पर कोई असर नहीं। उसी रात छत पर सोहन, गौतम और कार्तिक तीनों चाय पीते हुए एक गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। तभी सोहन ने उसे एक सवाल किया, कार्तिक, ये अशोक गुप्ता के बेटे आशीष की पत्नी का क्या नाम था? कार्तिक ने सोहन की तरफ देखा और उससे कहा, सोहन, आशीष की बीवी का नाम जानवी था। मगर ये सवाल क्यों? सोहन, बस कार्तिक का इतना कहना था। सोहन को ऐसा लगा उसे 440 वोल्ट का जबरदस्त झटका लगा हो। हाथ से चाय कप छूटते छूटते बच्चा दिमाग में जैसे एक धमाका हुआ। हे भगवान, आखिर मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। सोहन मन ही मन में बुदबुदाया। सोहन, उस रात एक नीली आँखों वाली लड़की जब हमें मिली थी, उसने भी अपना नाम जानवी ही बताया था। इसका मतलब जो तुम कह रहा था। दोनों की बात काटते हुए कार्तिक बोल पड़ा, आखिर बात क्या है? सोहन, तुम इस दुविधा में हो। तब सोहन ने सारी सच्चाई कार्तिक को बताई, जिससे सुन कार्तिक को भी हैरत का एक झटका लगा। ये तुम क्या कह रहे हो सोहन? जानवी की भटकती हुई आत्मा
ये बात समझ में से बाहर है, क्योंकि आज तक तो गांव में किसी का सामना जाह्नवी की आत्मा से हुआ नहीं, फिर वो तुमसे कैसे टकराई हो सकता है? सोहन, ये जाह्नवी नाम की कोई और लड़की हो और तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रही हो, यही तो एक उलझन और परेशानी का विषय है। और मैं उस लड़की का चेहरा भी सही से नहीं देख पाया। कार्तिक, मुझे ये बताओ, जाह्नवी की मौत कैसे हुई थी? सोहन की बात पर कार्तिक ने चाय का कप ट्रे में रखा और कुछ सोचकर उसने आज से 2 साल पहले की एक घटना को सोहन के सामने बयां किया। सोहन, ये बात शायद तुम नहीं जानते हो, गरिमा की माँ यानी हेमलता अशोक चाचा की दूसरी पत्नी है। अपनी पत्नी का स्वर्गवास के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी और आशीष उसका अपना बेटा नहीं, हेमलता उसकी सौतेली माँ है। यही कारण है आज तक को आशीष को अपने इशारों पर चलती आई। आज तक आशीष ने वही किया जो उसकी सौतेली माँ ने कहा, लेकिन जब आशीष को जाह्नवी नाम की एक लड़की से मोहब्बत हुआ तो आशीष उससे दूर होता नजर आया, क्योंकि वो जो चाहता था अब वो नहीं हो रहा था। और इसका कारण था परी जैसा खूबसूरत जाह्नवी। जाह्नवी निर्जलपुर गांव की रहने वाली एक किसान की लड़की थी। जाह्नवी एक सुंदर, सुशील, गुणवान, नीली आंखों वाली एक जिंदा दिल लड़की थी। एक बार आशीष ने सावन के महीने में जाह्नवी को एक बाग के खलिहान में देखा था। उस दिन जाह्नवी अपनी सखियों के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुंदर आंखें, माथे पर एक सुंदर बिंदिया, हाथों में एकाध चूड़ियाँ और येलो कलर की सूट में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसकी जुल्फें बार बार चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखने के बाद वह जाह्नवी की सुंदरता पर फिदा हो गया और उससे मोहब्बत कर बैठा। आशीष से मिलने के बाद जाह्नवी को भी आशीष से उतना ही लगाव हो गया और दोनों के बीच बेपनाह मोहब्बत हो गई। तब आशीष ने यह फैसला किया कि वह जाह्नवी को अपनी अर्धांगिनी जरूर बनाएगा। लेकिन ये बात जब आशीष के फैमिली वालों को मालूम हुई तो हेमलता उससे बेहद नाराज हुई और उससे अपना काम बिगड़ते नजर आने, क्योंकि वह आशीष की शादी कहीं और करना चाहती थी, जिसमें उसका अपना एक फायदा था। उसने आशीष को मनाने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिश नाकाम हुई। आशीष के अपने फैसले और जिद के आगे ना तो अशोक गुप्ता की चली और ना ही हेमलता की चली। उसके बाद आशीष के अडिंग फैसले के आगे अशोक चाचा हार गए और हेमलता भी एक नहीं चली। आखिर अशोक चाचा जाह्नवी के पिता से मिले और आशीष और जाह्नवी के शादी के विषय में उनसे बात हुई।
धीरे धीरे यह रिश्ता तय हुआ और कुछ दिनों बाद आशीष और जानवी का विवाह धूमधाम से हुआ। जानवी की डोली उसके घर से चलकर आशीष के आंगन में आ गई। जानवी से विवाह के बाद आशीष बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ हेमलता इस विवाह से जलभून सी गई थी। आशीष से हमेशा कटकर रहती, उससे बात करना बंद कर दिया। जानवी के रूप में उसने उसे बहू स्वीकार नहीं किया। उसकी आंखों में जानवी एक फांस बनकर चुभने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए और घर में हेमलता का व्यवहार जानवी के लिए अच्छा नहीं था। बात पर उन्हें ताने देना, उसे बुरा भला कहना, ये सब होता रहा। इस बात से आशीष को बहुत दुख होता मगर चुप ही रहता। लेकिन कुछ दिनों के बाद जानवी के प्रति हेमलता का व्यवहार बदला। उसकी कठोर दिल नर्म हो गए। उसके बाद जानवी को वह मनाने लगी और इस तरह सो गुप्ता फैमिली में हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। एक दिन आशीष को सामने एक दोस्त की शादी में शहर जाना था। उसके दोस्त ने खास करके उसे इनवाइट किया था, सो वो मन नहीं कर पाया। आशीष अपनी बीवी जानवी के साथ इस शादी को अटेंड करने निकल पड़ा। रास्ते में आशीष ने सोचा दोस्त की इस शादी में उनसे कोई गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए उसने कोई तोहफा तो लिया ही नहीं। ये सोचकर आशीष ने कार को एक बड़े से दुकान के पास साइड में खड़ा किया और जानवी को उस कार में छोड़कर उस दुकान में चला गया। मात्र 20 मिनट के बाद जब आशीष वापस लौटा तो जानवी भी उस कार में नहीं थी। ये देख आशीष ने आसपास उसे ढूंढा मगर उसका कहीं भी कोई पता नहीं था। वो घर गया। उसने जानवी को कॉल भी नहीं किया क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन कार में ही पड़ा था। तरह तरह की शंकाएं उसे घेरने लगी। मन विचलित सा हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद वो वापस घर गया। घर पर जब ये खबर हुई तो घर के सदस्य परेशान हो गए और जानवी की नीयत पर शक भी करने लगे। धीरे धीरे ये खबर गांव में फैल गई और इधर उधर की बातें करने लगे। जानवी को काफ़ी खोजने के बाद उसे हर जगह पता किया मगर उसका कहीं कोई पता नहीं था। तब आशीष ने पुलिस थाने में जाकर जानवी के गुम होने की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके अगले दिन गांव में एक सनसनीखेज खबर मिली। पुलिस को अचलपुर गांव से दूर एक घने बीहड़ जंगल में एक जली हुई लाश मिली थी। देखने में वो कोई लेडीज महसूस होती थी मगर उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। चेहरा बेकार हो गया था लेकिन बॉडी की जांच पड़ताल, छानबीन और उसकी कुछ निशानी के तौर पर ये मालूम हुआ ये जली हुई बॉडी जानवी की थी। जानवी की मौत जैसे आशीष पर एक तूफानी गाज गिरी हो। एक पल के लिए इसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी जानवी उसे छोड़ गई।
उस दिन आशीष का मुसीबत ने गहरा दस्तक दी। वो फूट फूट कर रोया। जानवी के निधन से अशोक गुप्ता फैमिली में एक कोहराम मच गया। सभी लोग बहुत आहत हुए, लेकिन ये नहीं मालूम हो पाया ये सब कैसे हुआ। जब से जानवी आशीष को छोड़ इस दुनिया से सब कैसे हुआ जब से जानवी आशीष को छोड़ इस दुनिया से गई, उसकी ज़िंदगी वीरान हो गई। हंसता मुस्कुराता चेहरा बुझा सा गया। पागल दीवालियों की तरह इधर उधर से दूर रहने लगा और शराब पीने लगा। ना जाने क्यों आशीष ने जानवी की मौत का कसूरवार सबसे ज़्यादा अपनी सौतेली माँ हेमलता को ठहराया। लेकिन पुलिस ने ये पता नहीं कर पाई आखिर जानवी के साथ इतनी नीचे और हैवानियत भरा कार्य किसने किया था। उसके बाद कार्तिक खामोश हो गया। सुनील और गौतम अभी भी कार्तिक की तरफ देख रहे थे। इस कहानी को सुनकर सोहन का ज़्यादा कुछ सवालों से मुक्ति हुआ, लेकिन अभी भी कुछ अलंबित हैं जो पर्दे के पीछे हैं। फिलहाल सोहन को पूरी तरह से यकीन हो गया। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 4 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।